morning. We will wait for 2 minutes for all the students to come. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का. देखिए हमने कल we have already discussed that India is going on a path of progress in agriculture as well as in industries. In industries, the development of information technology, infrastructure, communication, transport boost the production in industry as well as in agricultural field. तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो डेवलपमेंट्स है हम आसानी से व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन से देख सकते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस एंड व्हाइट रेवोल्यूशन वाज according to the increase in the production of milk and milk products. तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में लगातार हमारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. इसीलिए हमारा जो इंडिया है it is continuously developing in these two fields. और इसी की वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं. Is that clear to everyone? आगे जो है हम पढ़ रहे हैं. हमारा जो देश है इंडिया वो प्लान डेवलपमेंट प्रोसेसेस में विश्वास रखता है. इंडिया ऑलवेज बिलीव्ड इन प्लान डेवलपमेंट प्रोसेस लाइक इन यूएसएसआर. यूएसएसआर में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 5 ईयर प्लानिंग चलती थी. ऐसे ही हमारे देश ने भी यूएसएसआर से प्रेरित होके और प्लान डेवलपमेंट की तरफ हमारे देश को बढ़ाया. और ये इस प्लान डेवलपमेंट में 5 ईयर प्लान जो थे इम्पोर्टेंट थे. 5 ईयर प्लान जो है it is for the systematic progress of our country. Systematic मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोग्रेस है हमारे देश में इन 5 ईयर प्लान्स की वजह से. 5 ईयर प्लान्स जो है वो जैसे ये 2020 चल रहा है. अगले 5 सालों के लिए यानी 2021 से लेकर 2026 तक जो भी प्लानिंग होनी है वो पहले से ही 5 ईयर प्लानिंग में शामिल की जाती है. और अगले 5 सालों में जिन जिन फील्ड्स में जो जो डेवलपमेंट करनी है वो सब पहले ही तैयार कर लिया जाता है. उसका पूरा जो अकाउंट है वो पहले ही तैयार कर लिया जाता है. लेकिन जो 5 ईयर प्लान है उसका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से लेकर 56 तक. ये प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में एस्टैब्लिश की गई और इसका सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से लेकर 56 तक. तो उसके बाद अभी हम फिलहाल जो हमारा लेटेस्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ है इट वाज फ्रॉम 2012 टू 2017. इट वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान. 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान. इन 2015 प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन जो है उसका काम था 5 ईयर प्लानिंग करनी. लेकिन नीति आयोग का क्या काम है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान. 2012 से 2017 तक हमारा 12th 5 ईयर प्लान था. नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नाम से ही पता चल रहा है कि ये नीति आयोग जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, यूनियन था जिसमें कि हमारे देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और बेटर डेवलपमेंट जो है उसमें प्रोसेसेस तैयार किए जाते थे. मतलब ऐसी योजनाएं जो है वो तैयार की जाती हैं जो कि हमारे देश को हर तरह से whether it is agriculture, whether it is industry, whether information technology, in every field to develop India, नीति आयोग works. Clear है. तो इसका मतलब है 5 ईयर प्लानिंग जो है वो हमारे देश में स्टार्टिंग से फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1951 से ही शुरू हो गई थी. लेकिन अब जो है वो 5 ईयर प्लानिंग का आइडिया जो है वो रिप्लेस हो गया. वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से बदल दिया गया. यानी उसकी जगह अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड ये फॉलो करते हैं हमारे देश में. अब ये क्लियर है प्लान डेवलपमेंट एंड 5 ईयर प्लान्स. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ओके. जो अगला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, हम ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बताइए बेटा. चैप्टर नंबर 15. राइट. हम चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं. इंडिया मार्चेस अहेड
यानी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है अब इसको इंडिपेंडेंस मिल रही थी और उसके बाद क्या क्या प्रोग्रेस हुए, डेवलपमेंट्स हुए हमारे इंडिया में, ये हमने किया इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए ये बिफोर इंडिपेंडेंस ही क्लियर हो चुका था क्या कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, हमारा देश जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जिसमें कि सारे जो पावर्स हैं इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। लोगों के हाथ में सारी मेन पावर्स होंगी। दैट मीन्स द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड, द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस ही डिसीजन ले लिया गया था कि हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा और जितने भी रियल पावर्स होंगे दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। ये क्लियर? तो इसका मतलब था कि हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो काम कर रहे थे कि जिससे हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आगे प्रोग्रेस करे। और इसके अलावा हर कम्युनिटी को, एवरी कम्युनिटी विल बी गिवन इक्वालिटी। अब इक्वालिटी कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये जो हमारे देश में सभी कम्युनिटीज को इक्वालिटी मिलेगी और हमारे देश में जो इक्वालिटी का मतलब है इट मींस द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। हमारे देश में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलेगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और कलर और एनी लैंग्वेज ऑल्सो। किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा। ये हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज जो बिफोर इंडिपेंडेंस बने थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था। ठीक है, लेकिन हमारे देश में कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है वो पूर्ण रूप से अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। हमारे देश में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए वो 1952 में हुए, 1950 में हुए। 1950 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए और इन जनरल इलेक्शंस में आईएनसी यानी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वही विनर रही और साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ही बने और 1950 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर बने रहे। दैट मीन्स द कांग्रेस पार्टी वाज द मेन पॉलिटिकल पार्टी इन ऑल द इलेक्शंस, वाज मेन पार्टी। इसका मतलब था किसी और पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही हमेशा इलेक्शंस में जीतती थी टिल 1964। In 1964, Jawaharlal Nehru died, and Indira Gandhi became the Prime Minister of India. She was the daughter of Jawaharlal Nehru. और 1967 में एक्चुअली डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। हमारे इंडिया में एक्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन जो है 1967 में हुआ, क्योंकि इस समय बहुत सारी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो प्रेजेंस में आई। यानी बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के अलावा, इस
1967 में सामने आई, लेकिन 1967 में भी जो इलेक्शंस हुए उसमें आईएनसी की ही जीत हुई। आईएनसी अब कांग्रेस बन चुका था, कांग्रेस की ही जीत हुई 1967 में भी इलेक्शंस जब हुए। ये तब से और अब तक, सिंस इंडिपेंडेंस और 1967 तक हमारे देश में कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा। उसके बाद भी 10 साल तक, 1977 तक थे, जबकि इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी कब लगाई गई? The then Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई और इमरजेंसी जो है वो 2 साल तक हमारे देश में रही, यानी 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लगाई गई, डिक्लेयर की गई, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी हमारे देश में, और साथ ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपोज कर रही थी कांग्रेस की डिसीजंस पर। क्लियर है? यानी जो हमारा देश है, एक्चुअल डेमोक्रेसी जो है वो हमारे देश में 1967 में आई, जबकि बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टी सामने आई। इसके बाद भी 1977 तक कांग्रेस ही हमारे देश में की सत्ता में रही, यानी मेन पॉलिटिकल पार्टी और प्राइम मिनिस्टर जो था वो कांग्रेस का बना। और 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये 2 सालों के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो ये मेन डेमोक्रेटिक प्रोसेस था हमारे इंडिया का, जो कि अभी भी चल रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है बेटा सबको? कि इसका मतलब कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसके जनरल इलेक्शन पहली बार 1950 में हुए। उसके बाद आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है विनर रही। प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। 1964 में कांग्रेस 1964 तक भी कांग्रेस जो थी मेन पार्टी थी। आफ्टर 1964 इंदिरा गांधी became the prime minister of India, and in 1967 some more political parties came into existence. Is that clear? In from 1975 to 1977, there was a emergency situation in India. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1977 में पहली बार ऐसा हुआ कि अदर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अदर पॉलिटिकल पार्टी देन कांग्रेस, अदर देन कांग्रेस, जो पहली बार ऐसा हुआ था 1977 में, जबकि अदर देन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारी सत्ता में आई। दैट वाज द मेन पार्टी, दैट वाज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है, पहली बार पीएम बने अटल बिहारी वाजपेयी। ही वाज फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। पहले इसको भारतीय जनसंघ के नाम से भी जाना जाता था, इस पॉलिटिकल पार्टी को। तो 1977 में पहली बार जो है कांग्रेस के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी से लीडर जो है वो बीजेपी सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद ज्यादा दिन तक ये जो गवर्नमेंट थी वो टिक नहीं पाई, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट जल्दी ही डिसॉल्व कर दी गई। और उसके बाद और भी काफी सालों तक कांग्रेस का ही राज हुआ। इसके अलावा कुछ एक ऐसे साल थे, कुछ एक ईयर्स ऐसे थे जहां जबकि कांग्रेस का राज नहीं था। उसके अलावा ज्यादातर टाइम जो है कांग्रेस वाज द मेन लीडिंग पार्टी। इज दैट क्लियर? ठीक है। लेकिन आजकल जो हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है वो होती है फ्रंट्स और अलायंसेस। अब ये फ्रंट्स और अलायंसेस क्या है? फ्रंट्स का मतलब है ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर पार्टीज
बिफोर द इलेक्शन। और अलायंसेस का मतलब है ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर पार्टीज आफ्टर द इलेक्शन। चलिए अब देखते हैं फ्रंट्स और अलायंसेस। फ्रंट्स का मतलब, पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट्स का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन होने से पहले ही एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो उसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट्स। और अलायंसेस का क्या मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रंट्स, सॉरी, अलायंसेस। अब देखिए अलायंस जो है वो बहुत ही कह सकते हैं लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो हरियाणा में है। कैसे? हमारे हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट और जो वो क्या कहते हैं जेजेपी जो है उसने अलायंसेस की गवर्नमेंट बनाई है। आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था उसके बाद बीजेपी और जेजेपी जो है उसने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज अलायंस गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? और फ्रंट्स का मतलब है महाराष्ट्र में फ्रंट्स की गवर्नमेंट बनी थी एक बार, जहां पर की कांग्रेस और जो क्या कहते हैं शिवसेना थी, उसने इलेक्शन से पहले ही एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने के लिए डिक्लेयर कर दिया था। तो ये है फ्रंट्स की गवर्नमेंट और अलायंसेस की गवर्नमेंट। क्लियर है बेटा? यस और नो? क्लियर? बीजेपी बेटा, एक बच्चे ने पूछा है कि ये 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों डिसॉल्व हुई? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट थी वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को सही तरीके से फ्रेम नहीं कर पा रही थी और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस ले रहे थे उसके लिए लोग जो है तैयार नहीं थे। इस वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो गई। क्लियर? चलिए फ्रंट्स और अलायंसेस की गवर्नमेंट के बाद आते हैं रीजनल पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज, रीजनल और स्टेट पार्टीज एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पार्टीज होती हैं जो कि स्टेट्स में होती हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 28 स्टेट्स जो हैं उसमें जो सिर्फ स्टेट लेवल पे कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस, दैट आर नोन एज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। लाइक हरियाणा में जेजेपी है, यूपी में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, इसके अलावा जो वो है बिहार, उसमें राष्ट्रीय जनता दल है। ऐसे ही पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है, ऐसे भी शिरोमणि अकाली दल। ये कुछ स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जांपल्स हैं। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं? वो पार्टीज जो नेशनल लेवल पर इलेक्शंस लड़ती हैं। क्लियर? मेन जो दो पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल लेवल पे इलेक्शंस लड़ रहे हैं आजकल वो है कांग्रेस और बीजेपी। यही दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल लेवल पर इलेक्शंस लड़ती हैं। तो इसका मतलब है नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं दोस आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, एंड एट रीजनल लेवल द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शंस आर नोन एज रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। ये आपको क्लियर है बेटा सबको? रीजनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफ फ्रंट और अलायंसेस, इंडियन डेमोक्रेसी, ये सब क्लियर है या नहीं जो आज हमने अभी तक डिस्कस किया है? यस और नो? क्लियर? चलिए, चलिए अब बेटा एक चीज और देखिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है या इलेक्शंस का जो भी प्रोसेस है, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करने से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट तक,
जितना भी प्रोसेस अंडरटेक होता है वो एक पर्टिकुलर ऑटोनोमस बॉडी करती है कंडक्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन कमीशन। ये जो है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है। इसका काम होता है, क्या काम होता है? इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करना। पूरा प्रोसेस जो है इलेक्शंस का, यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ डेट से लेकर ऑफ डेट्स से लेकर रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस तक, ये सब काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें जितने भी ऑफिशियल्स, लीडर्स जो भी होते हैं इलेक्शन कमीशन में, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी खुद का डिसीजन लेने वाली बॉडी है। किसी तरह से भी सरकार का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन इज द मेन बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है इसमें डिक्लेरेशन ऑफ डेट, जिस दिन इलेक्शन होने हैं उसको डिक्लेयर करना, उसके बाद कौन कौन से पोलिंग बूथ्स होंगे ये डिक्लेयर करना, इसके बाद इलेक्शन कमीशन में ही एक और प्रोसेस होता है कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपना फॉर्म फिल करते हैं, राइट। उसके बाद जो प्रचार करने की, प्रमोशन करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन करने के लिए जो भी इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं वो सब भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही डेट्स दी जाती हैं। और इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन कब बंद होना है और कब शुरू होना है ये भी इलेक्शन कमीशन ही डिसीजन लेता है। उसके बाद इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उसकी काउंटिंग कहाँ होनी है, किस तरह से होनी है। इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम, वो भी पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के अंडर होती है। इज दैट क्लियर? इलेक्शन कमीशन सब समझ आ गया बेटा? बताइए, इलेक्शन कमीशन क्लियर है? चलिए, ओके। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इलेक्शन के प्रोसेस को कंडक्ट करती है, चाहे वो इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर करना हो या फिर किस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, ये सब कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है बेटा, यानी इलेक्शन का जितना भी प्रोसेस होता है वो पूरा इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अब ठीक है बेटा, अब समझ आ गया? यस और नो? इंडिया नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या? बोलो। ओके, चलिए, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडिया फॉरेन पॉलिसी हमारा टॉपिक है। देखिए, इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है इट वाज डिजाइन्ड बाय, ये फॉरेन पॉलिसी का मतलब है हाउ वी मेंटेन द रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, हाउ टू मेंटेन द रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ये पूरा जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आता है कि किस तरह से हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन करते हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है इट वाज डिजाइन्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिजाइन की। और उस सबसे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू भी थे। देयर आर 8 बेसिक फीचर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, 8 बेसिक फीचर्स हैं जिसमें सबसे पहला है बिलीव इन यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस।
एंटी colonialism and anti imperialism। इन सबको कल हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अभी सिर्फ बता रही हूँ कौन कौन से हैं, क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने वाला है। नॉन अलाइनमेंट, उसके बाद रीजनल कोऑपरेशन, इसके बाद आता है जी पंचशील, इसके बाद है फ्रेंडली रिलेशंस, और लास्ट है एंटी रेशियलिज्म। These are 8 basic features of India's foreign policy। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इन बेसिक फीचर्स को। अभी बताइए कि यहाँ तक जितना हमने ये लेसन करा है सबको क्लियर है बेटा? क्लियर टू एवरीवन? सभी को? आप इस क्लास के बाद अपने बुक में से रीडिंग करते हैं कि नहीं? रीडिंग करते हैं? बताइए, सभी बच्चे बताइए, यस और नो करते हैं? बेटा ये जो मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप बुक से रीडिंग नहीं करेंगे। और बुक से रीडिंग करने की आदत डालिए, क्योंकि 8th के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, आपको पता है 8th में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, डीएवी बोर्ड। और डीएवी बोर्ड जो है कभी भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस एज इट इज नहीं देता है। बुक से जो लेसन के बीच से, इन बिटवीन द लेसन जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको हर स्टेटमेंट, हर लाइन जो है बहुत ध्यान से पढ़नी है, जिससे कि आपको आंसर करने में, एग्जामिनेशन जो एनुअल एग्जामिनेशन होगी उसको आंसर करने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो इसका मतलब आज से एक बात ध्यान रखिए, प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली आफ्टर टेकिंग द लाइव क्लास। क्लियर? ठीक है बेटा, अब सब बच्चे करेंगे रीडिंग? चलिए, अब कल जो है हम फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है?